स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो आई हुई है शिक्षक भर्ती, वो बहुत ही बड़ी भर्ती आई हुई है। तो ये जो शिक्षक की भर्ती है वो एक बहुत ही ज़्यादा पोस्ट की भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए हम क्लासेस कराने वाले हैं और आप लोग देखेंगे कि इस क्लास में जीके जीएस के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे इस क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जो होगा आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जितना हो सके। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। आप लोग ध्यान देंगे कि बीपीएससी जो बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम्स को आप देखिए तो वहाँ पे 5 ऑप्शन दिए रह रहे हैं, यानी कि बच्चों को एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। पहले तो 4 ऑप्शन रहते ही थे, अब 4 की जगह 5 ऑप्शन कर दिए गए रखे हैं। तो आप लोग ध्यान से, वन लाइनर वीडियो बनाया गया है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, समझेंगे और आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से समझ के क्वेश्चन को टिक करेंगे। यानी कि जहाँ भी आप एक क्वेश्चन टिक गलत करते हैं तो आप तुरंत वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस में चले जाएंगे। देखिए 1/3 या 1/4 का वहाँ पे माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी तो इसे समाप्त करने वाला कौन था। तो इसे समाप्त करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो इसे समाप्त किया। यानी कि द्विशासन प्रणाली को लागू करना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ और इसे समाप्त किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। यानी कि 2 क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर पूछा है यहाँ पे, तो रॉबर्ट क्लाइव और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन है। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, बिहार में कि जो भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ के लिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को पार्टियों से संबंधित पूछे जाते हैं, चाहे वो स्वराज पार्टी हो या गदर पार्टी हो। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वराज पार्टी, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आप लोगों को क्वेश्चन या तो किसने किया था या फिर किस सन में उसके का गठन हुआ था। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और किसने किया था, तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों का किससे है, स्वराज पार्टी से है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और इसे किसने किया था, तो सोहन सिंह और लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन और गदर पार्टी के गठन। एक बार और देख लीजिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। भूलना नहीं है, इन दोनों पार्टी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। गदर पार्टी की स्थापना तो 1923 में सोहन सिंह और लाला हृदयलाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है या फिर बहुत सारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन नील की खेती से संबंधित पूछा जाता है। तो नील की जो खेती थी इसे रोकने के लिए 2 आप लोग इसमें टर्म्स देखेंगे, 2 पॉइंट्स देखेंगे, पहला आंदोलन और दूसरा प्रथा। तो नील की खेती को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो 1917 में कौन सा आंदोलन था, तो चंपारण आंदोलन था। अब आंदोलन से संबंधित आप लोग देखें कि
कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन। और 1917 में किस लिए? तो नील की खेती के लिए। अब यहाँ पे जो प्रथा का विरोध हुआ वो तीन कटिया प्रथा का विरोध किया गया था, तीन कटिया प्रथा। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन जो है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह इससे संबंधित आपका है चंपारण आंदोलन। यानी कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण आंदोलन है। तो नील की खेती जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी और राष्ट्र गुफ्तार है, जो कि राजा राम मोहन राय की है, और राष्ट्र गुफ्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को हमेशा देखते होंगे कि अधिनियम के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीन अधिनियम हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 1909 का अधिनियम, 1919 और 1935। इन तीनों अधिनियम के बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए तीनों एक्ट से कोई ना कोई एक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आप लोगों को अच्छा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिला है। तो 1909 की हम बात करते हैं। तो 1909 का अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो 1909 का अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। यानी कि जो 1909 का अधिनियम है, इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो एक्ट किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 4 दिए गए रहे होंगे या 5 दिए रहे होंगे, जो भी हो आप लोगों के ध्यान में एक होना चाहिए कि 1909 के एक्ट अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट अधिनियम से जानते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, इस एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाने जाता है। और इसमें प्रांत द्वैध शासन शुरू हुआ था। यानी कि जो 1919 का अधिनियम है, यहाँ पे क्या शुरू हुआ था? प्रांत द्वैध शासन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 1935 का अधिनियम। अब देखिएगा 1935 का जो अधिनियम है, इसमें बहुत सारी स्थापना हुई थी, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके 4-5 पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कि जो 1935 का एक्ट क्या है। तो 1935 के एक्ट में आप देखेंगे कि इसमें RBI की स्थापना हुई थी, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी। अब RBI की स्थापना पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1935 अधिनियम के तहत हुई थी, 1935 एक्ट के तहत हुई थी। नेक्स्ट है इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इसमें प्रांत द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत बताया गया है कि प्रांत द्वैध शासन शुरू हुआ था, लेकिन 1935 के तहत देखा जाए तो इसमें प्रांत द्वैध शासन की क्या हुई है? समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि 1937 में जो बर्मा देश है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। और UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो ये भी 1935 एक्ट के तहत हुई है। UPSC अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये भारत की सबसे कहेंगे कि प्रतिष्ठित और सबसे बड़े एग्ज़ाम्स के रूप में देखा जाता है कि UPSC बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। तो आप लोग देखेंगे कि UPSC की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो ये 1935 के तहत आएगा। RBI की स्थापना पूछा जाएगा तो ये भी 1935 अधिनियम के तहत आता है। संघीय न्यायालय की स्थापना के बारे में देखें तो ये भी 1935 के तहत आता है। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है, ये भी 1935 के तहत आता है। और UPSC की स्थापना भी 1935 के तहत आता है। तो ये आप लोग 4-5 जो पॉइंट है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हड़प्पा से, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता से है। तो किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आपका क्वेश्चन बनता है कि किस हड़प्पन नगर में, यानी कि कौन सा हड़प्पा नगर था जहाँ पे जूते हुए खेतों के, यानी कि खेतों के निशान, जो जुता हुआ खेत था उसके निशान मिले हुए हैं। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिया जा सकता है, जैसे कि कालीबंगा दिया जाएगा, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। तो आप लोग किसको टिक करेंगे? कालीबंगा को, यानी कि कालीबंगा में जुते हुए खेतों के क्या थे? निशान मिले थे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है? कांस्य युगीन की सभ्यता है।
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आप लोग 2-3 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या था, जूते हुए खेतों के निशान मिले थे। नेक्स्ट है, यदि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल, लोथल जो कहाँ है, तो गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। और नेक्स्ट पॉइंट है चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो में क्या देखा गया, मन के बनाने का कारखाना पाया गया। तो 4 पॉइंट आप लोगों को पूछा जा सकता है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चनहुदड़ो। तो कालीबंगा यानी कि जूते हुए खेतों के निशान मिले थे यहाँ पे। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। लोथल ये गुजरात में स्थित है। और चनहुदड़ो की बात करें तो मन के बनाने का क्या है, कारखाना यहाँ पे पाया गया। करेंट का क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, राखीगढ़ी में है, जो कि हरियाणा में स्थित है। आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पे इसका जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं, तो आपको हम बताते चले कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ में मांडा स्थित है, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और वेस्ट में सुतकाडोर, यानी कि नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद और ईस्ट में आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम उत्खनन के बारे में बात करें तो ये 1923 में हुआ, 1921 में हुआ था। और इसका ये उत्खनन किसने करा, किसके द्वारा हुआ था, तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो किस शासक ने, तो आप लोग देखेंगे कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हम बात करते हैं तो किसके शासनकाल में हुई थी, और ये 4 जो बौद्ध संगीति है ये कहाँ कहाँ हुई थी। तो पहला जो बौद्ध संगीति है वो बौद्ध संगीति है वो राजगृह में हुआ था। दूसरा सेकंड जो है वो वैशाली में हुआ था। थर्ड जो बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और फोर्थ जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ चतुर्थ के बारे में ना जान के हम चारों बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो बौद्ध संगीति है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ कुंडलवन में। फर्स्ट जो राजगृह में हुआ था उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो अजातशत्रु जो थे। जो राजगृह में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था उसके उस समय शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। सेकेंड बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुआ था और वहाँ के उस समय शासक कौन थे, तो कालाशोक थे। थर्ड बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय शासक वहाँ के अशोक थे। और फोर्थ बौद्ध संगीति, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो पूछा गया है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो उस समय कौन थे वहाँ के शासक, कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है और ऑप्शन दिए रहेंगे नालंदा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। अब बच्चे अब देखिए फंसाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है पश्चिम चंपारण भी और पूर्वी चंपारण में। अब तो बच्चे वो कहते हैं ना टिक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 ऐसे टिक करेंगे, हाँ जिस पे होगा उस पर टिक कर दिया कि हाँ चलो यहाँ पे तो हो गया। और पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे तो हमने पूर्वी चंपारण में कर दिया और ऑप्शन जो आपका क्या है गलत आया और आपको मिला 1/3 का माइनस मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा फंसाने वाले ही दिए जाएंगे, यानी कि वहाँ पे गुमराह किया जाएगा बच्चों को। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ भी चंपारण है, यहाँ भी चंपारण है, यहाँ पूर्वी चंपारण दिया है, यहाँ पश्चिमी चंपारण दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अब बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी जान लेते हैं। तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बिहार के जो जिला
पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पे उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी भी स्थित है, यानी कि पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी भी स्थित है। तो आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया कि बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी भी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान के सबसे बड़ा द्वीप। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप, अब जापान के हम पहले राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी क्या है, वो क्या है, टोक्यो का है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो होन्शु द्वीप है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, और इसकी राजधानी जो है वो टोक्यो है। और ये जो टोक्यो है वे होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग जापान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कि हाल ही में G7 का जो सम्मेलन हुआ है वो जापान के ही हिरोशिमा शहर में हुआ है। जो G7 सम्मेलन हुआ है वो जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इससे हम पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आप लोग चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपकी दोस्त की भी तैयारी अच्छी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में श्रम 20 यानी कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट्स के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग अब देखिए, ये करंट का क्वेश्चन आप लोगों का है, करंट अफेयर्स का है। तो बिहार के किस जिले में श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन है, तो ये G20 के ही बैठक का भाग है। जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि श्रम 20 शिखर सम्मेलन, तो जो श्रम 20 शिखर सम्मेलन है ये G20 के बैठक का ही भाग है। और 2023 में इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, मेज़बानी जो है G20 का मेज़बानी भारत ही कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस ज़िले में श्रम 20 या लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आप आंसर करेंगे पटना को टिक करेंगे। और ये जो आप लोगों का इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, तो जो श्रम 20 है वो G20 के बैठक का ही भाग है। और 2023 में इसकी मेज़बानी कौन किया है, तो भारत ही कर रहा है। और इसका आंसर क्या है, पटना है। 21 से 23 जून के मध्य ये जो बैठक हुई है, ये 21 से 23 जून के मध्य ये बैठक पटना में क्या है, समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के हितों का संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण, नहीं, आप लोग जो देखेंगे कि ये जो बैठक हुआ है, तो ये इसका उद्देश्य क्या था, तो वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर हम लोग चलते हैं। तो किस शहर के तर्ज पर पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया गया। यानी कि किस शहर के, अब यहाँ पे शहर का नाम पूछा जा रहा है कि उसके तर्ज पर पटना में जो अभियान चलाया गया है, मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान, ये किस शहर के तर्ज पर चलाया गया है, तो ये इंदौर शहर के तर्ज पर चलाया गया है स्वच्छता का अभियान, जो कि पटना में चलाया गया है। और आप लोग देखेंगे कि ये 1 जुलाई से 15 अगस्त, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है अभियान और 15 अगस्त तक चलेगा। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो पटना से ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप सीड 25 योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप C25 योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि बिहार के इसमें 3 प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है। और वो तीनों प्रौद्योगिकी संस्थान कौन कौन से हैं, तो पहला है IIT पटना, दूसरा है NIT पटना और तीसरा है
IIIT पटना। यानी कि जो 3 प्रौद्योगिकी संस्थान है उसको उसमें कौन कौन सा है, तो IIT पटना है, दूसरा NIT पटना और तीसरा IIIT भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जर्मन शांति पुरस्कार जो है वो 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। सलमान जो रुश्दी है वो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है। सलमान रुश्दी जो है वो भारतीय मूल के क्या है, ब्रिटिश लेखक है। तो अब इनको भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक क्यों कहते हैं, तो इनका जो जन्म था वो मुंबई में हुआ था और इनको नागरिकता कहाँ की इन्होंने नागरिकता पाई, तो ब्रिटेन की नागरिकता इन्होंने अपनाई। तो ब्रिटेन की नागरिकता इनको मिली, तो इसीलिए इनको भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक कहते हैं। और हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये है आप लोगों का सऊदी अरब। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती है और वहाँ पे बिहार से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिहार का क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला ने सेंटर स्लिप्ड होल्डिंग समकोणासन योग में विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि जो समकोणासन योग है उसमें विश्व का रिकॉर्ड बिहार की किस महिला ने बनाया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसे इम्पॉर्टेंट टिक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आने की इसकी प्रबल संभावना बन रही है। तो बिहार की किस महिला ने सेंटर स्लिप्ड होल्डिंग समकोणासन योग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो स्मिता कुमारी जो है, स्मिता कुमारी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ, किस में, तो समकोणासन योग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बिहार की जो महिला है, बिहार की स्मिता कुमारी, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया धाम, ये भी बिहार का ही है। तो आप लोग जो भी बिहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक करते जाइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया जो धाम है वो बिहार के किस ज़िले में स्थित है। तो ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। बेगूसराय हमें याद आ रहा है, हम बहुत धारावाहिक तो थोड़ा बहुत देखे ही हैं। तो बेगूसराय एक कलर्स चैनल पे एक धारावाहिक आता था, तो उसी से थोड़ा सा याद आ गया है कि हाँ ये एक धारावाहिक था जो कि बिहार में है भी। ये जो बेगूसराय जो है बिहार में है। तो हाल ही में ये ज़िला है बिहार का। तो हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया जो धाम है वो बिहार के किस ज़िले में स्थित है। तो आप देखेंगे कि बेगूसराय ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने संसद भवन पे अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो संसद भवन से रिलेटेड हर जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि संसद भवन ये नया बना हुआ है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देखिएगा। चैनल पे मैंने डाला हुआ है संसद भवन करके, नया संसद भवन करके, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे और आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नए संसद भवन की दीवारों पर बिहार की किस कला को दर्शाया गया है। तो बिहार की जो कला है तो वो नए संसद भवन पे बिहार की कौन सी कला है जिसको दर्शाया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, मधुबनी पेंटिंग, ये बहुत ही कहते हैं कि फेमस पेंटिंग है जो कि बिहार की है। मधुबनी पेंटिंग से सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। सीटेट का जब एग्ज़ाम होता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सूजनी कलाकृति, ये जो है वो आप लोगों के नए संसद भवन की दीवारों पर बिहार की इस कला को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सूजनी कलाकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया है। यानी कि पोषण भी और पढ़ाई भी, ये अभियान जो शुरू किया गया है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हाल ही में संसद के नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। हाल ही में संसद के नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया। आप संसद भवन के कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने संसद भवन पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाते चलती हूँ नया संसद भवन से। तो नया संसद भवन का जो आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। यानी कि जो नया संसद भवन का आकार है वो क्या है, त्रिभुजा आकार है। आप देखेंगे कि नया संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजा आकार है। ये जो है किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इसे किस कंपनी ने बनाया, तो टाटा कंपनी ने इसे बनाया है। इसकी स्थापना कब हुई है, नए संसद भवन की स्थापना की बात किया जाए तो 28 मई 2023 को इसकी स्थापना हुई। और किसने इनकी नए संसद भवन की स्थापना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की स्थापना की है। लोकसभा की सीट यहाँ देखेंगे तो 888 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट के बारे में बात करते हैं तो 884 यहाँ पे क्या है, राज्यसभा की सीट है। लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो वो जो उस पर मोर का डिज़ाइन बना हुआ है, जो लोकसभा का डिज़ाइन है वो उस पर मोर का डिज़ाइन बना हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे क्वेश्चन को। और राज्यसभा का जो डिज़ाइन है वो कमल के समान है। यानी कि आप लोगों को नए संसद भवन से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल गए कि अब इसके आकार के बारे में यदि पूछा जाए तो इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। कौन सी कंपनी थी, तो टाटा कंपनी थी। स्थापना कब हुआ इसका, तो 28 मई 2023 को स्थापना हुआ। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापना इसका किया गया। लोकसभा की सीटें हैं तो 888 सीटें हैं। राज्यसभा की 384 सीट है। लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो उस पर मोर का डिज़ाइन बना हुआ है। और राज्यसभा का जो डिज़ाइन है वो कमल के समान उसका डिज़ाइन बनाया गया है। तो आप लोगों का जो ये वीडियो आज की जो क्लासेस हैं यहीं पे समाप्त होती हैं। हम आप लोगों आज की जो क्लासेस हैं यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।